अब बात करते हैं हम डेप्रिसिएशन के हवाले से, जो आज का हमारा टॉपिक है। देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन एक जो चैप्टर है आपके पास, इस चैप्टर का बेसिक चीज़ें आज जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे और कुछ एक दो सवाल जो है इससे रिलेटेड हम देख लेंगे, ताकि आपको ये एक दो दिन जो हैं जो रिवीजन के चल रहे हैं उसमें आपका डेप्रिसिएशन जो है वो कवर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन नॉर्मली कहा जाता है फरसूदगी को। किसी भी बिजनेस के अंदर नॉर्मली जब हम बिजनेस को शुरू कर रहे होते हैं तो हमारे पास जितने भी बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ऐसे असासे जो कारोबार के अंदर लंबी मुद्दत तक चलने वाले असासे होते हैं, उन असासों का इस्तेमाल, कि हमने उन असासों को कितना इस्तेमाल करना है, उसकी एक टाइम पीरियड, एक लाइफ मुकर्रर की जाती है, और फिर हमने उन असासों को कितना इस्तेमाल कर लिया है, वो वैल्यू हमने जो है उसकी फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो वो जो वैल्यू फाइंड आउट हम करते हैं कि हमारे असासे कितना इस्तेमाल हो गए, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी है, कितना इस्तेमाल हो गया, ये चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन का सहारा लेना पड़ता है। अब पहली बात ये है कि हम ये अमल करते क्यों हैं। देखिए, कारोबार के अंदर असासों का इस्तेमाल, फिक्स्ड एसेट्स का, और घर के अंदर कुछ आपके पास जो इस तरीके के असासे होते हैं उनका इस्तेमाल, वो अलग चीज़ होती है। देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ पे वर्ड एसेट्स आ जाएगा तो वहाँ पे एक बात लाजमी आप याद रखेंगे कि असासे, एसेट्स वो चीज़ें जिन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप कमाएं, जिनको यूज़ करके आप कमा रहे हैं ना, वो चीज़ें आपका एसेट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ भी असासा है। आपके घर में फ्रिज चलता है, वो एसेट नहीं है आपका। क्यों नहीं है? क्योंकि वो फ्रिज आप अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ्रिज आपको कमा के नहीं दे रहा। हाँ, आपका वो फ्रिज दुकान पे रखा हुआ है, आप उसमें कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक आपसे जो आपके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो लेके जाते हैं। अब वो फ्रिज आपको कमा कर दे रहा है, तो वो आपका एसेट है। तो बेटा, डेप्रिसिएशन के हवाले से मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें कारोबार के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, वो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले असासों की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब वैल्यू क्यों फाइंड आउट की जाती है, डेप्रिसिएशन क्यों निकाला जाता है फिक्स्ड एसेट्स का, वो चीज़ समझे। क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालने का असल मकसद होता है कि कारोबार के अंदर जिस एसेट को हम कमाने के लिए, यानी कि इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एसेट हमारा कब तक इनकम जनरेट कर सकता है। क्योंकि बिजनेस है, अगर उस एसेट की ज़िंदगी हमने कोई एस्टिमेट नहीं की लाइफ की, भाई हम इसे 5 साल चलाएंगे, 6 साल चलाएंगे, और अचानक वो एसेट जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आपने उसकी कोई एस्टिमेटेड लाइफ नहीं रखी, आप उसे रगड़ते गए, इस्तेमाल करते गए, और एक दिन ऐसा आया कि वो इस्तेमाल करने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहा। अब जब तक आप उसी टाइप का नया एसेट बिजनेस के अंदर खरीद के लाए, तो क्या तब तक आप अपने कारोबार को ताला लगा देंगे, बंद कर देंगे? बिजनेस है ना भाई, आप उसे कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू करना है उसको। तो कंटिन्यू रखने के लिए हमें उस एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, ताकि उस एसेट के खराब होने से पहले ही हम उसे मार्केट में बेचकर नया ले आए। तो इस वजह से कारोबार के अंदर जितने भी वो असासाजात, वो एसेट्स जिनकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा होती है, जिसके अंदर फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स, गाड़ियां हैं, वो तमाम की तमाम इस्तेमाल की चीज़ें कारोबार के अंदर जिससे हमारे बिजनेस को फ़ायदा हासिल होता है, उन चीज़ों का हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं। अब पहली चीज़ ये कि डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किस वैल्यू के ऊपर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करना सीखनी पड़ती है कि डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं जिस पे हमारा सालाना डेप्रिसिएशन निकलता है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कंप्यूटेशन होती है, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन हो या आप लिख दें, यहां पर लिख दें कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि कोई भी वो एसेट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी वो एसेट जो है आपका हो सकता है। अब वो आप कॉस्ट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देख लें ज़रा। 2 कॉलम आपके पास, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इस तरीके से आपके पास ऐसे 2 कॉलम बन जाएंगे।
अब उन दो कॉलम्स के अंदर हम किस तरीके से चीजें पुट करेंगे? सबसे पहले आपके पास जो प्राइस आएगी उस प्राइस को हम क्या कहेंगे? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस उस प्राइस को कहा जाता है जो दुकानदार, जब आप कोई चीज, कोई फर्नीचर, कोई फिक्स्ड एसेट, कोई इक्विपमेंट, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो खरीदने से पहले आप जब चीज पसंद कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप उसकी कीमत पूछते हैं कि भाई इस चीज की कीमत क्या है, और वो कीमत उस प्रोड्यूसर की तरफ से, जिसने बनाया है उस प्रोडक्ट को, उस प्रोड्यूसर की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाती है कि भाई ये कीमत, ये प्रोडक्ट जो है आपकी इस कीमत की है, इतने की है। तो एक किस्म से वो कीमत जो होती है वो एक लिस्ट के अंदर गिवन होती है। तो दुकानदार आपको जो पहली कीमत बताता है वो उस लिस्ट में से देख के बताता है। तो इस वजह से उस पहली कीमत को कहा जाता है लिस्ट प्राइस। अब हमारी नेचर ये होती है कि हम कभी भी ऐसी चीज नहीं खरीदते जो दुकानदार उसने हमें कहा कि भाई ये प्रोडक्ट इतने की है, और हमने वो प्रोडक्ट फौरन उसी कीमत के ऊपर खरीद ली। उसके बाद जब वो लिस्ट प्राइस हमें बता देता है, लिस्ट प्राइस आपके पास आ जाएगी इस कॉलम में, जो भी वैल्यू होगी, अभी हम फिलहाल एस्टिमेट कर रहे हैं तो एक्स लिख रहे हैं। अब लिस्ट प्राइस करने के बाद आप उससे करते हैं बार्गेनिंग। आप उससे क्या करते हैं? बार्गेनिंग करने के ऊपर वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देता है। तो उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि तिजारत की आपने, बार्गेनिंग करने के बाद आप अगर वो चीज सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल 10,000 की उसने डिमांड की थी, आपने कहा भाई 10,000 तो नहीं दूंगा, मैं आपको 7,000 रुपीज़ पे करूंगा या 6,000 रुपीज़ पे करूंगा। आप अपनी एक डिमांड रखते हैं, जैसे आप काउंटर ऑफर का नाम देते हैं, काउंटर ऑफर देते हैं। पहले वो आपको ऑफर करता है 10,000, फिर आपने उसे काउंटर ऑफर की कि भाई 10 तो बहुत है, मैं आपको कितने दे सकता हूँ? 6,000 दे सकता हूँ। ठीक है, बहुत पैसे हैं भाई आपके पास, तो मैं आपको 6,000 या 7,000 दे सकता हूँ। तो अब वो जो 6 या 7,000 रुपये आप दे रहे हैं, वो उस पर ज़ाहिरी बात है नहीं मानेगा कि भाई नहीं, मुझे इस पर मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं है। तो फिर वो आपको एक कीमत देगा। अब फॉर एग्जांपल आप दोनों का कुछ बहसो मुबाहिसा हुआ और उसके बाद उसने वो प्रोडक्ट आपको 8,000 रुपये में दे दी, एक एग्जांपल के तौर पर। अब वो जो डिस्काउंट आपका लेस हुआ, आपने कहा भाई ये प्रोडक्ट असल में मार्केट में कितने की थी? 10,000 की थी, लेकिन मुझे 2,000 रुपये का उसके ऊपर बार्गेनिंग के ऊपर जो मुझे डिस्काउंट पड़ा, तो अब वो कीमत जो हो गई वो कितनी हो गई मेरी? 8,000 रुपये। 2,000 रुपये डिस्काउंट आप लेस कर देंगे, तो फिर जो वो कीमत आपके पास आएगी वो कीमत आपकी कहलाई जाएगी इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस रसीद को कहा जाता है। तो इसका मतलब अब वो कीमत जब वो बिल बनाएगा उस पर, तो वो बिल पे 10,000 की वैल्यू नहीं लिखेगा, वो बिल पे कितनी वैल्यू लिखेगा? 8,000 रुपये वैल्यू लिखेगा। तो वो बिल जो बनाएगा वो 8,000 के बनाएगा। अगर 10,000 का बनाएगा, इसका मतलब उसकी इनकम 10,000 की निस्बत हुई, और 10,000 की निस्बत इनकम हुई, तो वो टैक्स भी 10,000 की निस्बत पे करना पड़ेगा उसको। तो इस वजह से वो इनवॉइस के अंदर, वो बिल के अंदर वही कीमत लिखेगा जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद दुकानदार ने आपको जो बिल दिया है। तो उस बिल को हम कहते हैं, उसके अंदर जो प्राइस लिखी हुई होगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? इनवॉइस प्राइस कहलाई जाएगी। फिर इनवॉइस प्राइस अगर आपने कैश उसे उसी वक्त दे दिया, जो भी पेमेंट थी, जितना भी कैश आपका डिसाइड हुआ, आपने उसे पेमेंट कर दी, तो ठीक है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर बात खत्म हो जाएगी, आप मशीन लेके घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस के बाद आपने उस मशीन को कहा कि भाई मैं आपको ये पेमेंट या इसमें से कुछ पेमेंट आपको कुछ दिन बाद अदा करूंगा, उधार पे आप चले गए, क्रेडिट की बात आ गई, जो भी आप फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं आप क्रेडिट के ऊपर चले गए, तो क्रेडिट के ऊपर जाने के बाद फिर दुकानदार अपनी कीमत जल्द से जल्द वसूल करने के लिए अपने कस्टमर को मजीद एक जाल में फंसाता है, और वो जाल कहलाया जाता है डिस्काउंट का जाल। डिस्काउंट की लालच देता है। तो वो कुछ शराइत रखता है, उन शराइत को हम कहते हैं उधार पे जब वो आपको माल दे रहा है तो उसे रिस्क है माल बेचने में, तो वो कुछ शराइत रखता है। क्रेडिट टर्म्स उधार की शराइत रखता है, टर्म्स कहते हैं शराइत को, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना आपकी। तो वो जो शराइत रखता है वो शराइत कुछ आपको इस तरीके से दे देगा, वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं, फिलहाल इस तरीके से बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल 3/10 n/30, इस तरीके से वो आपको कुछ उस बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर इस तरीके की शराइत लिख के आपको दे देगा कि भाई आपने इस शराइत पे अमल करना है, इस तरीके से आप पेमेंट करेंगे। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। वो दुकानदार कहता है भाई ये जो 30 है
दीज आर द टोटल डेज, कि भाई आपने मुझे 30 दिनों में हर सूरत पेमेंट करनी है, चूंकि आपने उधार पे जो ये मशीनरी इक्विपमेंट जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, ये खरीदा है, ये 30 दिनों का टाइम पीरियड है आपके पास इस चीज़ को परचेज करने के लिए, इसकी पेमेंट करने के लिए, जो चीज़ आपने परचेज की। लेकिन अगर आपने 10 दिनों में, ये जो है आपके, ये आपका है डिस्काउंट पीरियड। वो कहता है भाई अगर आप 10 दिनों में पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको, ये जो 3 है ना, ये 3% है, तो जो आपकी इनवाइस प्राइस है उसका मजीद 3% डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आप मुझे 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको मजीद 3% क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। और अगर 10 दिनों के बाद पेमेंट की तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं। 11वें दिन पेमेंट की या 12वें दिन पेमेंट की तो फिर आपको किसी किस्म का कोई डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, और 30 दिनों में तो आपको हर सूरत पेमेंट करनी है। और अगर आप, अब हर कस्टमर चाहता है कि वो अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाए, तो कस्टमर कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से कहीं से पेमेंट अरेंज करके 10 दिनों में उसकी पेमेंट कर दे। अब अगर आपने क्वेश्चन के अंदर मौजूद है कि द पेमेंट वॉज मेड विद इन डिस्काउंट पीरियड, हमने जो पेमेंट की थी वो डिस्काउंट पीरियड के अंदर की थी, तो अगर डिस्काउंट हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे क्वेश्चन में 3% है, तो आप इस इनवॉइस प्राइस से मजीद कुछ डिस्काउंट माइनस कर देंगे और उस डिस्काउंट को हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहां पे हम कैश पे कर रहे हैं, तो कैश पे करते हुए जो हमें डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट हमारा कहलाया जाता है कैश डिस्काउंट। तो अब वो इनवॉइस प्राइस तब्दील होके चेंज हो गई कैश प्राइस के अंदर। अब वो इनवॉइस प्राइस नहीं रही, अब वो क्या हो गई, कैश प्राइस, यानी कि अब हमने जो मशीनरी खरीदी थी उसकी पेमेंट हमने कर दी। लेकिन डेप्रिसिएशन इस कैश प्राइस पे नहीं निकलता, डेप्रिसिएशन टोटल वैल्यू पे निकलता है, टोटल कॉस्ट पे निकलता है। अभी भी टोटल कॉस्ट नहीं आई। टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट आपके पास है कि इस मशीनरी को स्टार्ट करने तक जितने खर्चे आपके हुए हैं, जो उस मशीन से लिंक करते हैं, वो सारे के सारे खर्चे इस मशीनरी की कॉस्ट में वो क्या करेगा, शामिल करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिज़नेस के ऊपर, मेरा बिज़नेस था और मुझे अपने बिज़नेस के लिए एक इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, और वो इक्विपमेंट मैं मार्केट में गया, मार्केट में देखा वो इक्विपमेंट मुझे पड़ा 10,000 रुपये का, डिस्काउंट वगैरह करने के बाद वो मुझे पड़ा 8,000 रुपये का, एक एग्जांपल जो चल रही है। अब वो इक्विपमेंट खुद तो नहीं आएगा घर पे, मैंने उसके लिए ट्रांसपोर्ट की बंदोबस्त किया, 800 रुपये ट्रांसपोर्ट के लग गए। फिर इक्विपमेंट वो घर पे लेके आया, उस इक्विपमेंट को मैंने सेट करवाया, जो मैकेनिक या लेबर जो मैं लेके आया जिसने उसे फिट किया ताकि वो स्टार्ट करके मैं काम कर सकूं, 1,000-2,000 रुपये उसने ले लिए। फिर उस स्टार्ट करने के ऊपर जो मेरे ऊपर खर्चा, मैंने एक जगह बनवाई जहाँ पे उस इक्विपमेंट को मैं सेट करके रख सकूँ, ये जितने भी खर्चे सारे के सारे उस इक्विपमेंट के खरीदने की वजह से हो रहे हैं। तो ये सारे खर्चे मिलाकर मैं उस इक्विपमेंट की कॉस्ट रख दूंगा, जितने भी खर्चे हुए। 8,000 का इक्विपमेंट, मैंने कहा 7,000 का खर्चा और हुआ, तो मेरा इक्विपमेंट की टोटल कीमत बनी 15,000। अब मेरा इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 8,000 पे नहीं निकलेगा जितने में दुकान में से लेके आया था, ये इक्विपमेंट की कीमत निकलेगी, डेप्रिसिएशन निकलेगा 15,000। अब ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आप इक्विपमेंट की कॉस्ट में शामिल करेंगे या फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में शामिल करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, तो वो मैं आपको कुछ बता देता हूं। वो होंगे ऐड, यहां पे ऐड होंगे आपके अदर एक्सपेंसेस। क्या ऐड होंगे आपके? अदर एक्सपेंसेस। वैसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो अदर एक्सपेंसेस हमारे क्या होते थे, लेस होते थे। यहां क्या करने हैं, ऐड इस वजह से करने हैं ताकि हमें हमारे टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू फाइंड आउट हो सके कि हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ कितना है उस एसेट को खरीदते हुए। अब ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, ये आपके पास एक्सपेंडिचर होते हैं एसेट खरीदते वक्त दो किस्म के। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कितने किस्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं वो जरा सा बता देता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स कहलाए जाते हैं जिन एक्सपेंडिचर्स की वजह से उस मशीनरी की जिंदगी पे या उसकी कीमत पे असर नहीं पड़ रहा, या वो अखराजात जो उस मशीनरी की वजह से नहीं हो रहे तो वो उस मशीनरी की कीमत में शामिल नहीं होंगे। एक एग्जांपल के तौर पर, एसेट खरीदा, गर्मी बहुत थी, गन्ने की दुकान पर रुका, गन्ने का जूस पी लिया, 100 रुपये का गिलास पिया, ठंडा, ज़बरदस्त मस्त किस्म का गिलास हो गया, मैं ठंडा हो गया। ये 100 रुपये मशीन में डाले मैंने, मेरी मशीन में गए, तो ये 100 रुपये उस मशीनरी की वजह से खर्च नहीं हुआ, ये उसकी कीमत में शामिल नहीं होगा, ये उसकी कीमत में शामिल नहीं होगा। ये होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू मशीन, या जो चीज़ आपने खरीदी। ठीक है, अब वो मैं कुछ बता देता हूं चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नॉर्मली क्वेश्चंस में आती है और कौन कौन सी कैपिटल में आती हैं। वो हम लिस्ट बना देते हैं तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा बेटा, अब देख रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के दरमियान जो है वो क्या फ़र्क होता है। देखिए, ये सारे वो एक्सपेंडिचर्स हैं, ये तब होते हैं जब हम किसी भी किस्म के एसेट को क्या कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, परचेज कर रहे हैं। और ये वो एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ एक बार होते हैं, जो सिर्फ एक बार होते हैं, बार बार नहीं करने पड़ते, तो वो एक्सपेंडिचर्स आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपके पास सेल्स टैक्स। टैक्स आप तब पे करते हैं, सेल्स टैक्स, जब आप उस मशीनरी को खरीदते हैं, और एक मशीनरी को आप एक ही बार खरीद सकते हैं, बार बार नहीं खरीदते, तो सेल्स टैक्स एक ही बार पे करना होगा। कस्टम ड्यूटीज, माल इंपोर्ट किया तो उस माल की क्लियरेंस करने के लिए पोर्ट से आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, एक ही बार करनी पड़ेगी आपको। ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट चार्जेस, माल को आपकी फैक्ट्री तक लाने के लिए, दुकान तक लाने के लिए उस मशीनरी को, एसेट को एक ही बार आप ट्रांसपोर्ट पे करेंगे, बार बार तो मशीनरी नहीं घुमाते फिरेंगे ना इतनी जल्दी, तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आपका एक ही बार होगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीनरी इंस्टॉल करवानी है, उसके पैसे दिए आपने, ठीक है, या लेबर फीस हो गई, द लेबर हु इंस्टॉल्ड द मशीनरी, वो लेबर जिसने मशीनरी को इंस्टॉल किया, वो लेबर नहीं जो मशीनरी चला रहा है, वो इसमें नहीं आएगा, वो तो इस्तेमाल कर रहा है मशीनरी को। वो लेबर जिसने इस मशीनरी को अपनी जगह पे इंस्टॉल किया, या प्रोफेशनल फीस होती है कि उस बंदे ने आपको चलाना सिखाई कि मशीनरी ये वर्किंग किस तरीके से करेगी, ऑपरेट किस तरीके से करेगी, उसको आपने फीस पे की, तो वो भी एक ही बार का खर्चा है, बार बार आपको खर्चा नहीं करेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते की इंश्योरेंस, जब मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही है तो आप क्या करते हैं, रास्ते की इंश्योरेंस करवाते हैं। कराची पोर्ट पे मशीनरी उतरी, फैक्ट्री लाहौर में, लाहौर तक मशीनरी जानी है, तो आपने क्या करवा दिया, उस पूरे रोड ट्रांसपोर्ट की आपने एक इंश्योरेंस करवा दी कि अगर हमारी मशीनरी को रास्ते के बीच में कोई नुकसान वगैरह, मसले मसाइल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, जलाओ घेराव हो जाता है, जला देता है, कोई चोरी हो जाती है, तो इस किस्म की आप इंश्योरेंस इन ट्रांजिट करवाते हैं, सिर्फ रास्ते की इंश्योरेंस। तो जब मशीनरी का ट्रांसपोर्ट एक बार पे होगा तो इंश्योरेंस भी रास्ते की एक ही बार पे होगी। तो ये नॉर्मली वो एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाए जाते हैं जो मशीनरी की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार हो रहे होते हैं, और वो भी उसके इस्तेमाल होने से पहले। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स जो मशीनरी के साथ साथ हो रहे होते हैं, जैसे कि ओवरऑलिंग चार्जेस, एक चीज आपकी ठीक ठाक थी लेकिन आपको ब्रांड की मस्ती थी, आपने कहा भाई ये चीज ठीक नहीं है, नई चीज लगवाओ। ठीक है, जैसे कि आपने एक लैपटॉप लिया बिजनेस के लिए, लेकिन आपने ब्रांडेड लिया, आपने कहा भाई हार्ड ड्राइव कितनी है, उसने कहा सर इसके अंदर 256 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, आपने कहा नहीं कम है, मेरा काम बड़ा है, मुझे 1 TB की हार्ड डिस्क चाहिए। आपने वो खाली डिस्क थी, खाली हार्ड डिस्क थी, आपने वो 256 GB निकाल के 1 TB की हार्ड डिस्क उसके अंदर क्या कर दी, फिट कर दी। ये ओवरहोलिंग। ओवरहोलिंग का मतलब ठीक ठाक चीज़ को निकाल कर आप उसकी जगह पे कोई नई चीज़ फिट कर दें, ये ओवरहोलिंग चार्जेस होगा, तो वो भी मशीनरी की कॉस्ट में शामिल नहीं होते। प्रॉपर्टी या इनकम टैक्स हर साल पे करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फायर, थेफ्ट, आग लग जाने की इंश्योरेंस, चोरी हो जाने की इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये भी आप हर साल करवाते हैं मशीनरी को सेव करने के लिए।
तो ये मशीनरी की कॉस्ट पे बार बार हो रही होती है, तो इस वजह से वो उसकी कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करती। रिपेयरिंग एक्सपेंस, मशीनरी कब रिपेयर होगी? जब चलेगी, ठीक है। नई मशीनरी को रिपेयर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नई मशीनरी को आप रिपेयर करवाएं, उसकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता, तो रिपेयरिंग वाला खर्चा भी आपका नहीं हो सकता। हाँ, रिपेयरिंग होता क्या है नई मशीनरी पे? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप फिटिंग के अंदर कोई पुर्जा ठुक गया, एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप शोरूम से गाड़ी निकाल के ला रहे थे, नहीं, पीछे से बाइक वाले ने ठोक दिया आपको। अब गाड़ी सिर्फ नई गाड़ी थी, उसका शोशा लुक जो है, दिखावा, खूबसूरती वो ख़राब हो गई। आपने कहा नई गाड़ी को मैं कैसे, ऐसे तो नहीं चला सकता, अजीब लगेगी। आप डेंटर के पास ले गए और 10-15 हज़ार रुपये उस पर खर्च कर दिए। मैंने ये बीच में सारा सीन काट दिया जो आपका बाइक वाले के साथ पंगा हुआ, ठीक है। मैं डायरेक्ट डेंटर के पास चला गया हूँ, तो वो ये आपका हो गया रिपेयरिंग। लेकिन अगर वो डेंट पड़ा रहता तो क्या गाड़ी नहीं चलती? चलती। उसकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ा, उसकी खूबसूरती ख़राब हो गई। मकान पे कलर करवा दिया आपने, क्या कलर करवाने से मकान नया हो जाएगा? बुनियादें तो कमज़ोर हैं। बिल्कुल उसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि एक बूढ़ी औरत को आप ब्यूटी पार्लर भेज दें, तो वो लेपा पोती कलर तो हो जाएगा, लेकिन वो जवान नहीं होगी, ठीक है। तो ये रिपेयरिंग एक्सपेंस का जो नई चीज़ के ऊपर खर्चा है वो ऐसा ही है कि वो उसकी ज़िंदगी पे असर नहीं करेगा, नई चीज़ पे। हाँ, फिर बीकॉम के अंदर वो ऐसा होता है कि पुरानी चीज़ पे रिपेयरिंग का खर्चा होता है, फिर वो उसकी कीमत को बढ़ाता है, वो एक अलग मैटर है। तो इंटरमीडिएट लेवल तक आपका रिपेयरिंग का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, कैपिटल में नहीं आता। तो यहां पे आपके पास वो एक्सपेंडिचर्स ऐड होते हैं जो आपके कौन से एक्सपेंडिचर्स होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। आपने उनको ऐड किया कैश प्राइस के अंदर, दोनों को प्लस किया, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपकी कहलाई जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, या जो भी आपके पास मशीनरी मौजूद होगी। इस तरीके से आप इस मशीनरी की कीमत को फाइंड आउट करें।